बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुकदमा प्रॉपर्टी का है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर यह मुकदमा है पाकिस्तानी का, हर पाकिस्तानी का जो कि अपनी छत देखना चाहता है और अपने मकान को, अपनी छत बनाने के हसूल में उनको किन किन मुश्किलात का सामना है, क्या क्या मसाइल उसकी राह में आते हैं। इसके अलावा जो रेगुलेटर्स हैं उनके इशूज़ क्या हैं, उसके अलावा जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके मसाइल क्या हैं। आज हम इन मसाइल पर बात करेंगे और यकीनन जो भी शख्स अपनी पहली सैलरी जब उसको मिलती है, सबसे पहली उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपना मकान बनाए। वो तब से ये ख्वाब अपने देखना चाहता है और अपने इन ख्वाबों को ताबीर की सूरत में शर्मिंदा ताबीर होता देखना चाहता है। लेकिन इसके ख्वाबों की ताबीर में रुकावटें क्या क्या चीज़ हैं और किन किन मुश्किलात का सामना होता है, इन पर हम बात करेंगे। हुकूमतों की भी तरजीहात यही रही हैं। ख़ास तौर पर आपको हमें याद है कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा भुट्टो साहब ने लगाया। उसके अलावा जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इस हुकूमत के मैनिफेस्टो का बुनियादी नुक्ता यह था कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। तो अब आज हम बात करेंगे ये ख्वाब जो हुकूमत ने इस हवाले से इसको अमली जामा कहां तक पहनाया और हुकूमत इस पर क्या क्या काम कर रही है। और आखिर बुनियादी तौर पर ये जो प्रॉपर्टी है, जो रियल स्टेट का काम है, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है मुल्क की इकॉनमी में, हमारी मईशत के लिए। तो इसके अंदर मुश्किलात क्या क्या हैं और इन तमाम तर इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद खानी साहब, इसके अलावा साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों मेहमानों से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आरिफ जीवा साहब, मैं सर आपकी जानिब आऊँगा। आरिफ जीवा साहब, अभी रिसेंटली खान साहब ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो भी शख्स मकान ख़रीदना चाहता है, बनाना चाहता है, उससे किसी किस्म का पूछा नहीं जाएगा कि उसका पैसा कहाँ पर आया। यही सवाल सब मोहसिन शेखानी साहब मैं आपसे पहले करूँगा। आप क्या समझते हैं, मौजूदा हुकूमत की तरजीहात क्या हैं और आप समझते हैं कि वाकई मुतमईन है रियल स्टेट के हवाले से जो लोग वाबस्ता हैं इस सनत से, हुकूमत की कारकर्दगी से, इस हवाले से वो क्या मुतमईन है? देखें, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किए थे रिगार्डिंग टू 50 लाख घर और 2 करोड़ नौकरियां, वो पहले दिन से काफी दिनों से एक्टिव चली आ रही है, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे ड्यू टू आपके एफबीआर के इश्यूज थे, आपके वर्ल्ड बैंक के आ रहे थे, बाकी आपके एफएटीएफ के वजह से थे। इस कोविड के जो दरमियान में दुनिया में एक्टिविटी अपने अपने कंट्रीज में अपने अपने लोगों के हिसाब से करनी थी और वही एक टाइम था जब हमें परमिशन मिली और प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया। इसके अनाउंसमेंट करने को 2.5 महीने हो गए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था और हमारी ये शिकायत थी कि ये इम्प्लीमेंट हो ताकि ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटी शुरू हो। ब्यूरोक्रेसी, अप्रूवल अथॉरिटीज, एफबीआर, स्टेट बैंक, अब स्टेट बैंक की परसों उन्होंने कल बल्कि पॉलिसीज अनाउंस करवाई, स्टेट बैंक के साथ बैठे, सब सीएस, सारे चीफ सेक्रेटरीज बैठे हुए थे, सारे मिनिस्टर्स बैठे थे। तो इन्होंने कहा कि अब ये जो अप्रूवल्स अथॉरिटीज भी हैं वो भी आपको रिजल्ट देंगी। बेसिकली जब तक काम शुरू नहीं होगा आपको ग्राउंड पे नजर नहीं आएगा, लोगों को वो फवायद नहीं पहुंचेंगे, इसलिए कि 31 दिसंबर इसकी डेट है। 31 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट अगर सबमिट होंगे तो चीजें आगे चलेगी। और ये इसी वजह से डिले हो रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स थे, जो एनओसीज के इश्यूज हैं, जो अप्रूवल्स के इश्यूज हैं। स्टेट बैंक के थे वो कल उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया और बैंकों को फिक्स कर दिया, 5% अपना पोर्टफोलियो जितना है उसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लगाएंगे। ये बहुत अच्छा इकदाम था और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को डे टू डे एंड लेवल तक, प्रोजेक्ट शुरू होने तक इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत मुश्किल यहाँ पे जो सिस्टम और चीजें हैं बहुत मुश्किल है उसको अडॉप्ट करना या उसको एंड पे ले आना। प्राइम मिनिस्टर इसी तरह मीटिंग करते रहेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज रिजल्ट्स आपको पता है ब्यूरोक्रेसी या एफबीआर चीजें सब जगह से रुकती जा रही है। तो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट आपकी अथॉरिटीज है, सीडीए अपनी है, आपका एलडीए अपनी है, यहाँ एसबीसी है, एमडीए है, एलडीए, मतलब डिफरेंट आपके जितने प्रोविंस है उसकी अपनी अपनी अथॉरिटीज, डिफरेंट सिटीज की अपनी अपनी अथॉरिटीज हैं। इन सब में ये सब इंप्लीमेंट होना चाहिए ताकि पूरे पाकिस्तान में ये काम हो और लोगों को, आम लोगों को इससे इससे फायदा हासिल कर सके। ठीक है, ताकि आम लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हसन बख्शी साहब,
सर क्या कहेंगे, जब तमाम हुकूमतें, हर हुकूमत के मैनिफेस्टो और मंशूर का बुनियादी हिस्सा रहती है ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लेकिन उसके बावजूद इसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है, इस इंडस्ट्री की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? ये लैंड माफिया है, ये बिल्डर्स हैं जो कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं जिसके बाद आम आदमी जो है उसको नुकसान होता है। और सर एक आम आदमी के लिए अपने घर का हसूल कितना मुश्किल है, वो अपनी जमा पूंजी जोड़ता है, अगर साल में वो 2 लाख जोड़ता है, लेकिन उस टेन्योर में जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो 2 गुना बढ़ चुके होते हैं और वो बेचारा सारी उम्र उसकी इसी जमा पूंजी के अंदर गुजर जाती है। अब बुनियादी वजह क्या है, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आज 72 साल में पहली पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट आई है जिसने ये रियलाइज किया है कि अगर पाकिस्तान की मईशत को चलाना है तो इस इंडस्ट्री को चलाना है, इसके पहिए को चलाना है, और जो जो इम्पेडिमेंट्स हैं, जो इसके चलने के लिए रुकावटें हैं, उसको प्रोविंसेस के साथ मिलकर दूर करना है। आपका सवाल, ये 72 साल इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं कर सकी और इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, 72 साल ग्रो इसलिए नहीं कर सकी कि किसी ने इस इंडस्ट्री को वो तवज्जो ही नहीं दी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दे रहे हैं। और किस किस की गलती है? मैं समझता हूँ तमाम इदारों की, उसमें हम बिल्डर लोगों की भी गलती है कि हमने भरपूर आवाज नहीं उठाई। गवर्नमेंट की गलती है कि उसने इतनी प्राइमरी इंडस्ट्री को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी कि जिसने सेकेंड डिप्रेशन के बाद जब दूसरी जंग अजीम हुई उसके बाद दुनिया की इकोनॉमी को इस डिप्रेशन में निकालने में अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो मैं अब किसी एक को, मेरे ख्याल में हम इसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सब गलतियां हैं। दूसरा, आपका क्वेश्चन कि एक आम आदमी कैसे मकान लेने का सोच सकता है और उसको अफोर्ड कर सकता है इस वक्त में। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई और जिसको लीड कर रहे हैं जनरल साहब, तो उन्होंने इस जनरल हैदर साहब ने जो पॉलिसी बनाई है, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान में आज तक नहीं बनी है। उसमें यह है कि 17 लाख में 650 स्क्वायर फुट यानी 80 गज का मकान एक आम पाकिस्तानी को थ्रू बैलेट मिलेगा, जिसमें उसमें 10% डाउन पेमेंट करनी है, यानी 1,75,000 रुपए से 1,70,000 रुपए, 85,000 उसको शुरू में देने और 85,000 एक साल में देने। 3 लाख उस आम पाकिस्तानी को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, 3 लाख रुपए उसके वो लोन उसके अकाउंट में बैंक को क्रेडिट कर देगी। तो ये हो गए 4 लाख तकरीबन 75,000 रुपए। बाकी 12-12.25 लाख रुपए का लोन हो गया। वो लोन आप समझे वो उसको गवर्नमेंट करवा के देगी और उस आदमी को जैसे ही वो मकान में शिफ्ट होगा उसकी किस्त बनेगी 7 से 8,000 रुपए महीना, जो उसको रहते हुए तकरीबन 20 साल में अदा करना है। आज आप पाकिस्तान के कोई भी अर्बन शहर में चले जाएं जहां पर लोग रह रहे हैं किराए पे, तो 8-8, 10-10 हजार रुपए कमरे का किराया है। तो ये 8,000 रुपए में उस शख्स को अपना मकान, अपनी छत, अपनी जमीन क्लियर टाइटल के साथ मिलने जा रहा है। और ये पहला पायलट प्रोजेक्ट 1 लाख मकानों का थ्रू आउट पाकिस्तान, ये मेरे ख्याल में महीने 2 महीने में लॉन्च भी होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पहली बार है इस पाकिस्तान के वो लोग जिसमें एक प्लम्बर भी शामिल है, जिसमें एक इलेक्ट्रिशियन भी शामिल है, जिसमें एक नर्स भी शामिल है, जिसमें एक कैमरामैन भी शामिल है, जिसमें एक ड्राइवर भी शामिल है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय भी शामिल है। उसको जिंदगी में पहली बार एक चांस मिल रहा है कि वो अपना मकान खुद ले। और मैं फिर रिपीट करूंगा और एम्फसाइज करूंगा उस पर, सिर्फ 85,000 रुपए डाउन पेमेंट देनी है और 85,000 एक साल में देनी है, बाकी तमाम पैसे 20 साल में रहते हुए देने हैं। ठीक तो है, ये ठीक है सर जी जी ठीक है। ऐसा आपका कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है और ये पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी कामयाब पॉलिसी है और इससे गरीब को छत मिल सकेगी। लेकिन आरिफ जीवा साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह अभी बख्शी साहब ने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है और बड़ा ज़बरदस्त इस पर काम हो रहा है, लेकिन सर माजी में हम देखते रहे हैं, माजी में भी मैकेनिज्म बनता रहा, स्कीम्स आती रहीं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करते वक्त मसाइल सामने आए, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। आप समझते हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट इस चीज़ को आगे लेकर जा रही है वाकई में हुकूमत संजीदा है और ये जो हुकूमत जिस जानिब कदम उठा रही है इस चीज़ को अमली जामा पहनाया जा सकता है? क्योंकि 3-3.25 साल गवर्नमेंट के पास अभी बाकी हैं,
हुकूमत संजीदा है आपकी नज़र में? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, वजरात सबसे पहली बात ये जो चेयरमैन आबाद मदन शेखानी साहब ने जो बात की उसी से मिलती जुलती मैं थोड़ा सा उससे शुरुआत से मैं करूँगा। इमरान खान साहब जो है उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर बने 2 साल हो गए, आज 2 साल से उन्होंने एक ही बात की है, चाहे वो कामयाब जवान प्रोग्राम करके में स्पीच कर रहे हों, चाहे वो किसी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हों या पॉलिटिकल जलसे में हो, उन्होंने सिर्फ एक बात की है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने चलाना है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट दें। उसमें उनका विजन क्या है प्राइम मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहला विजन ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चले, रोजगार पैदा हो, नौकरियां मिले लोगों को और इंडस्ट्रीज चले जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं। अब बात यह कि पिछले 2 साल से हम ये न्यूज जो अभी रमजान में पैकेज दिया प्राइम मिनिस्टर हाउस ने, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत तारीखी पैकेज है। इसके बाद जो है वो 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया और तमाम चीजें क्लियर की। बैंक की जो फोरक्लोजर लॉ की बात की कि वो क्लियर हो गया, सारी चीजें अपनी जगह। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने बात की इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और इम्प्लीमेंटेशन आज 2 साल हो गए। 2 साल के बाद आज प्रोजेक्ट आना शुरू होंगे। उसके बाद ये कैसे होंगे? और सबसे पहली बात ये कि अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलाने के लिए अप्रूवल देनी है, वो इन टाइम देनी है, विद इन 15 डेज, विद इन 10 डेज देनी है। तो देखे, बातें तो प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 2 साल से कर रहे हैं, हम तो स्पीचेस सुन रहे हैं, इम्प्लीमेंट आज तक हमें नजर नहीं आया। हमने नहीं देखा कि किसी चीज पे इम्प्लीमेंट हो। अगर एक प्रोजेक्ट उन्होंने क्वेटा में किया तो वो फेडरल एम्प्लॉयज के लिए किया, उन्होंने इस्लामाबाद में किया तो फेडरल एम्प्लॉयज के लिए किया। एक आम आदमी के लिए अभी तक कोई प्रोजेक्ट आज की तारीख तक नहीं आया है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये अगले 30 दिनों में या 2 माह में या 15 दिन में आ जाए। ब्यूरोक्रेसी जो है इसमें सबसे बड़ी हर्डल्स है। ब्यूरोक्रेसी इनको काम नहीं करने दे रही। मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर की कोई भी अनाउंसमेंट उठा के दे लो, किसी पे इम्प्लीमेंट आज तक 2 साल पूरे होने आए इनकी हुकूमत को, किसी पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है किसी काम के ऊपर। सिर्फ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की अनाउंसमेंट होती है और उस पर डॉक्यूमेंट्स बनते, बुनियाद नहीं है ना उसकी जो है वो शुरुआत है अभी तक किसी चीज की। अल्लाह करे ये शुरू हो जाए, इससे जो है पाकिस्तान की मईशत में रेवोल्यूशन आएगा, बूस्ट करेगी। हम चाहते हैं सारे के ये काम हो, लेकिन उसके साथ साथ जो काम कराची में बंद पड़े हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है वो कांटेक्ट करके उसको खोलने के लिए जो है वो कोई तरीकेकार तय किया जाए। जो पंजाब में इस्लामाबाद में काम बंद पड़े हुए हैं, पूरा इस्लामाबाद इस वक्त सील है। जितने सेक्टर हैं इस्लामाबाद के, जितनी सोसाइटीज हैं, उनके तमाम प्रोजेक्ट सील किए गए। बल्कि आज से 15 दिन पहले सोसाइटीज के अंदर जो है प्रोजेक्ट सील किए गए। तो ये तो तरीकेकार काम करने का नहीं है, ये काम करने का तरीका जो है प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर को इस पे जिस तरह कल उन्होंने अपने मिनिस्टर्स के लिए बात की कि जो काम नहीं करेगा घर जाएगा, तो इसी तरह जो ब्यूरोक्रेट काम नहीं करे उसको भी घर भेजना चाहिए। और इस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ प्राइम मिनिस्टर को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर का विजन है, हम मानते हैं इस चीज को, कि प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अलावा किसी सेक्टर की बात नहीं कर रहे पूरे पिछले 2 साल से। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही जो है वो मीडिया को जो है, देखिए मीडिया, हम बिल्डर जो है प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कहाँ पे लॉन्चिंग लेकर आते हैं? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल सोशल मीडिया। लेबर है आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये तमाम लोग जो है, ये एक प्रोजेक्ट आता है तो इन तमाम लोगों को जो है रोजगार मिलता है, इन लोगों को बिजनेस मिलता है। ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं नया पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो है वो उसके आगे नई आने वाली हुकूमत, उसके लिए भी कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत चेंज होती है तो आशियाना की तरह ना हो कि हुकूमत चेंज हो और आशियाना के जिस तरीके से केस बनाए गए। तो ये सारी चीजें आज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। और जैसे लोन जो है स्टेट बैंक ने बात की है कि हम जो है वो इस नया पाकिस्तान के अंदर 5% पे प्राइम मिनिस्टर ने उनको डायरेक्शन दिए कि देंगे, लेकिन उसके लिए जिनके लिए ये घर बन रहे हैं उनका फॉर्मेट आज फाइनल होना चाहिए कि कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करें, और प्रोजेक्ट अनाउंस होने के बाद पता चले कि वो एक मजदूर या एक छाबड़ी वाला या एक जो है पान वाला या एक लॉन्ड्री वाला
वो जनरल स्टोर वाला वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं कर सकता है। उसका सिंपल एक डॉक्यूमेंट आज फाइनल होना चाहिए, यदि उनसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि मेजोरिटी जो लोग हैं या मेजोरिटी जो ये घर लेने वाले लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वो पढ़े लिखे होने के अलावा देखिए वजह उनके उनके वो उनके पास ना एनटीए नंबर है, एग्जैक्टली, ना वो टैक्स पेयर है। उनके लिए भी फॉर्मूला इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग से पहले आना चाहिए कि पता चले कि नेक्स्ट मंथ एक प्रोजेक्ट आ गया, इन्होंने जो है वो कुछ पेमेंट कर दी और बाद में जो है स्टेट बैंक की एक पॉलिसी आई कि जी इनकी ये रिक्वायरमेंट है, बैंकों की रिक्वायरमेंट है, तो उस पे जो है ये प्रोजेक्ट फिर जो है वो अपनी जगह पे जो है वो फ्रीज हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस का आपने जिक्र किया है वाकई में ये चीजें दूर होनी चाहिए। मोहसिन शेखानी साहब, सर आपकी जानिब आऊंगा, आप क्या समझते हैं सर? अक्सर लेकिन एक और वजह जो मैं करना चाहूंगा, जिस तरह आपसे कुछ अरसा पहले साबिक चेयरमैन एफबीआर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि आइंदा आने वाले दिनों में हम कोशिश करें कि प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो कम हों। और लेकिन सर बात यहाँ पर यह है कि जब इस तरह की स्टेटमेंट्स बाज जिम्मेदारान की जानिब से आती हैं और वो इन्वेस्टर जो बैरून मुल्क बैठा है, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सर वो आज क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसको पता लगेगा कि एक जिम्मेदार शख्स वो ये कह रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम प्रॉपर्टी के रेट्स कम करने की कोशिश करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? आप समझते हैं कि इस हवाले से सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए और कुछ एहतियात बरतनी चाहिए इस मामले पर? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब आप एक सेंटिमेंट लेके चल रहे होते पॉजिटिव, तो उसमें कहीं भी ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए जहां नेगेटिविटी नजर आए। हमें सबको कोई भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे बात करनी चाहिए। हर आदमी अपने हिसाब से बात कर रहा होता है तो इश्यूज भी आपके डिफरेंट तरफ चले जाते हैं। हमें सबको एक पेज पे होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को मैं कहता हूं हर 15 दिन में इसका रिजल्ट लेना चाहिए। और इन चीजों को जैसे आरिफ भाई ने कहा, हसन भाई ने कहा, आई एग्री विद के हाँ ठीक है, ऐसा आरिफ भाई का कहना है कि अभी तक चीजें नहीं हुई और हसन भाई का, लेकिन इन चीजों को जो होना है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स कुछ इन्होंने गवर्नमेंट ने डिजाइन की जिसमें वो लैंड के पैसे भी नहीं ले रहे। उनकी ख्वाहिश है कि लोगों को सस्ती चीजें मिले, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा। वो अपने प्रोजेक्ट करेंगे तो किस तरह कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट सिर्फ नहीं कर सकती। और फंड 5% आपने दिए हैं, वो 5% बैंकों को हमें फिक्स करना पड़ेगा, वो यूटिलाइज करें। और कोई इदारा अलग अलग पॉलिसीज अनाउंस ना करे। आप बाहर से लोगों ने फंड्स देने हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस स्कीम में इन्वॉल्व होने चाह रहे हैं, हमसे कांटेक्ट में है, इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं। इसलिए कि कोविड के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल डिफरेंट है। आज दुनिया के हालात बिल्कुल डिफरेंट है। उस इकोनॉमी में अगर बाहर से भी लोग आएंगे तो हमारे लिए तो एक, और हमारे ही लोग आएंगे, कोई गोरा पीला लाल नहीं आएगा। पाकिस्तानी जो बाहर पैसा है वही आएगा, वही लोगों को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। आप भागते हो किसी और के पीछे, कोई और कम दुनिया का आदमी आएगा, वो पैसा कमाएगा, वो पावर सेक्टर भी चाइना लगाएगा तो पैसे कमाएगा। लोगों को आप फैसिलिटेट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। आप अपने लोगों की जब इज्जत नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होता है। और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हर चीज में टिल एंड कि आखिर दिन तक का रिजल्ट ये होगा और हमें भी टारगेट दिया जाएगा, लोगों को क्या मिलेगा, ये सारी चीजें एक पेज पे आनी चाहिए ताकि सब सूबों के लिए, सारी ब्यूरोक्रेसी के लिए, सारे पॉलिटिशियन और सारे बिजनेस कम्युनिटी को एक ही पेज पे अगर हम लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत आसान होगा और हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलते और क्यों इस तरीके से हर आदमी अपनी बात कर रहा होता है, ये नहीं होना चाहिए। रिजल्ट्स जब भी मिलेंगे जब एक पेज पे होंगे, एक कंटिन्यू पॉलिसी होगी, हर आदमी सोच रहा होगा कि इस मुल्क के लिए हमें काम करना है, अपने लिए नहीं करना, ये अपने लोगों को सिर्फ एडवांटेज नहीं देना, हमें ये ओपन ट्रांसपेरेंट काम करना है। अगर ट्रांसपेरेंट काम करेंगे तो आपकी हुकूमत में जब आप पब्लिक में जाएंगे तो आपको रिस्पांस भी मिलेगा, लोगों को जब फायदा होगा तो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, जिस तरह इससे पहले हसन साहब ने कहा, हसन बख्शी साहब ने कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है और बड़े संजीदा नज़र आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और हम भी रोज़ उनकी स्पीचेस सुनते हैं, तो जो रियल स्टेट के हवाले से ख़ास तौर पे जो ये कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्री है इसके हवाले से वो अक्सर बात करते रहते हैं। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने कहा है कि हम 31 दिसंबर तक किसी से पूछताछ नहीं करेंगे अगर वो मकान ख़रीदना चाहता है या वो बेचना चाहता है,
या वो बनाना चाहता है तो हम नहीं पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ से ये ज़राए आमदन क्या हैं। तो इस स्कीम के हवाले से क्या कहेंगे आप? वाकई में ये काबिल तहसीन इक़दाम है वज़ीर आज़म साहब का, और दीगर पॉलिसीज़ हुकूमत की ज़िम्मन में कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ जितने भी इकदाम प्राइम मिनिस्टर ने किए, सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से इस इंडस्ट्री को उसी टारगेट से ले रहे हैं जैसे पूरी दुनिया में लिया जाता है। इससे पहले इस इंडस्ट्री को कभी भी वो इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी है। और स्टार्ट होने से पहले, अपने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो आबाद आए और उन्होंने खुद अनाउंस किया 50 लाख घर और 1 करोड़। जब 50 लाख घर बनेंगे तो 1 करोड़ नौकरियां खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी, इसलिए कि हर घर में 2 नौकरियां आ जाएगी। और जो ये इंसेंटिव है ये आम लोगों के लिए है, आम लोग उससे फायदा उठाएंगे, उनसे पूछा नहीं जाएगा पैसे कहां से आए। और ये हमारी डॉक्यूमेंटेड चीजें नहीं है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कि हम अपने चीजों को शो नहीं कर सकते। और ये चीजें कुछ सालों में होती है, जब आप पॉलिसीज बनाते हो तो ऐसा ऐसा चीजें आगे बढ़ती है। एक दिन में सारी चीजें नहीं हो जाती, या एक दिन में हम स्ट्रेट नहीं करते, एक सिस्टम को लेके चलना पड़ता है। तो ये अगर ऐसा चीजें चलेंगे और एक टारगेट को हमें अचीव करना है, अभी हमारे पास जो टारगेट है 31 दिसंबर है, इससे पहले आपका सारा डिजिटलाइजेशन तो मुमकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो मैं अपनी तरफ से हर जगह कहता हूं कि ये अप्रूवल्स वाला सिस्टम नहीं हो, डायरेक्टली हम कंप्लायंस रिजीम में आ जाए, हम अपना नक्शा अथॉरिटी को सबमिट कर दे हमारे कंसल्टेंट, और ये काम हम शुरू कर दे ताकि कोई रुकावट ना हो। जब हम सबमिट कर दे, हम चालान भर दे, उसके बाद वो कानून को जो बुक है उस बुक के हिसाब से हम काम करें और अथॉरिटी सिर्फ चेक करे। अथॉरिटीज, अप्रूवल अथॉरिटीज हमें बहुत परेशानी में आ रही है, सालों साल लगाती है, और स्पीड मनी भी होती है और परेशानियां भी बहुत होती है, और करप्शन। हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहते हैं, हम चाहते हैं आने वाली नस्लें ये काम कर सके, आने वाले टाइम में हमारी जो न्यू जनरेशन है इस रिश्वत से दूर हटे और कारोबार की तरफ लगे, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हम एक सही डायरेक्शन में जाए। जब तक डिजिटलाइजेशन हर मिनिस्ट्री को, हर सिस्टम को नहीं किया जाएगा, मैन टू मैन कॉन्टेक्ट खत्म नहीं होगा, वन विंडो का इन्होंने अनाउंस किया, ये ऑपरेशन होगा तो बेहतर होगा, ये मुल्क हमारा आगे चलेगा। ठीक है, ये मुल्क हमारा आगे चलेगा। हसन बख्शी साहब की जानिब मैं रुख करूंगा। हसन बख्शी साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह अब गवर्नमेंट ने आके कहा है कि 31 दिसंबर तक सबके पास मार्जिन है, जो मकान ख़रीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, उनसे पूछा नहीं जाएगा उनके वे ऑफ आमदन क्या हैं। अगर यही प्लान सर साल या 2 साल पहले एग्जीक्यूट कर लिया जाता तो आप नहीं समझते इस वक्त हमारी इंडस्ट्री पहले से तेज़ी से ग्रो कर रही होती? देखिए, बात यह है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो ये 1 साल पहले अनाउंस करना चाह रहे थे, पर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में था और फैटफ की भी ग्रे लिस्ट में था। फैटफ और IMF दोनों ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि इसको एग्जीक्यूट करने दिया जाए। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि ये कोरोना ने एक विंडो क्रिएट की जहां पर उनको ये स्पेस मिली और उन्होंने ये ऐलान कर दिया। और आज परसों भी उन्होंने ये क्लियर कहा कि हम चूंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट से बाउंड हैं, फैटफ के मसाइल हैं, इसलिए हम 31 दिसंबर से फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कुछ मजबूरियां थी और हम भी समझते हैं कि इसके साथ हमें चलना है। एक बात मैं यहाँ जरूर क्लियर करूंगा कि दोनों शुरकान और इंक्लूडिंग मेरे, हमारा तीनों का एक ख्याल ये है कि पॉलिसी बहुत बेहतर हो गई है। अब जो मसाइल हैं वो एग्जीक्यूशन की तरफ है। बिल्कुल। तो एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा काम जिसने करना है वो ब्यूरोक्रेसी है मेरे हिसाब से। और जो ये अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की कमेटी बनाई है जिसमें तमाम ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को डाली है, चीफ सेक्रेटरी को डाला है, सारे प्रोविंसेस हैं, और हफ्ते में वो 2 मीटिंग करेंगे और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे हर हफ्ते, और उसमें से प्राइम मिनिस्टर भी वो मीटिंग चेयर करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा फोरम डेवलप हो गया है कि जहां पर कोई भी अफसर या कोई भी इदारा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहां पॉइंट आउट करके उसको महीनों का नहीं, सालों का नहीं, हफ्ते या 2 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी मिनिस्ट्री में ये मामला सीधे करके नेक्स्ट मीटिंग में या उसके नेक्स्ट मीटिंग में रिपोर्ट करें। तो लोगों को अपना मामला सीधे करने का भी मौका मिलेगा। और मैं बहुत क्लियर कहता हूं, और जो इस विजन से अलाइन नहीं होगा उसको फिर साइडलाइन करना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर पॉलिसी है और इसमें न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विच इज लेड बाय इमरान खान,
बल्कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, वो इदारे जो पाकिस्तान की सलामती में भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनका भी विजन क्लियर है कि इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान की बका के लिए चलाना है। दो ही इंडस्ट्रीज हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती है, एक एग्रीकल्चर और एक कंस्ट्रक्शन। देखिए, एक्सपोर्ट दुनिया भर बंद हो रही है, एक्सपोर्ट वो फिगर्स नहीं आ रहे हैं। कोई नई इंडस्ट्री लगती है उसमें 2 साल लगते हैं, यही इंडस्ट्री है। तो लिहाजा तमाम पाकिस्तान के वो गवर्नेंस, चाहे वो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या वो इदारे हो जिनका काम हो पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी, सब एक पेज पे हैं। अब अगर इसके एग्जीक्यूशन और पॉलिसी में हम सब स्टेक होल्डर्स मिलके मुशावरत के साथ पॉलिसी बना रहे हैं और मुतमईन भी हैं। ये जो आया कि 5% पे लोन देंगे, ये भी हिस्ट्री में पहली बार है कि कायबोर से 2% कम पे लोन दिया जा रहा है। इसी तरह 10 मरले पे कायबोर पे लोन दिया जा रहा है। तो अब हमें इसके फुल थ्रॉटल से एग्जीक्यूशन के लिए जाना है, और एग्जीक्यूशन में यकीनन मसाइल आएंगे। देखिए, 20-20, 25-25 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इसमें अंडर द टेबल कोई पैसे नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से काम हो। तो लोगों को तकलीफ तो होगी, क्योंकि 72 साल की आदत है सबको। अब हमें इस देखिए, इस चीज को एक तरफ रख के फुल फोर्स से तमाम, हमने मीडिया ने भी, बिजनेसमैन ने भी, बिल्डर्स ने भी, पब्लिक ने भी, गवर्नमेंट ने भी और इदारों ने भी इसको इंश्योर कराना है कि ये जो पॉलिसी अब बनी है ये राइट टू द बॉटम, टॉप फ्रॉम बॉटम, इस पे काम हो। 1 महीने में अप्रूवल अगर होना है तो होना है। अगर उसमें कोई लीगल इश्यू है उस लैंड में तो एक अलग बात है, वरना खामखा लोगों को, जिस तरह एक रिवायत है कि पैसे के लिए साल भर, 1.5 साल परेशान किया जाता है, वो अब मजीद मैं ये समझता हूँ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर बर्दाश्त किया हुकूमती इदारों ने और हुकूमत ने भी, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान शायद हमें नहीं, हुकूमत पाकिस्तान नहीं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इस कदर पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कियोस की पोजीशन में हम जाने लगेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में अब हम सब पे फोकस होके पुराने टाइम को भुला के जो हमारे सेट टारगेट्स हैं, सेट गोल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो गवर्नमेंट अपनी ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में काम करे, हमने सबने काम बढ़ाना है, नौकरियां पैदा करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, रेवेन्यू देना है, और इसके बदले में एक आम आदमी को मुनासिब कीमत पे घर देना है, ताकि उसकी वेल्थ क्रिएशन भी हो और उसकी इस मुल्क से बिलोंगिंग और अटैचमेंट भी बढ़े। एक आदमी देखिए, आज 10,000 के किराए पे रहता है, अगर उसको घर 17 लाख का दे दिया जाए, जो कि कब्जे के वक्त जिसकी कीमत 35 लाख रुपए होगी, और जब वो 20 साल में अपना कर्जा उतारेगा तो वही मकान उसका 35 लाख का नहीं, 1.25 करोड़ रुपए का होगा, जो कि उसको 24 लाख रुपए 20 साल की पेमेंट में पड़ा है। तो आप उसका मेंटल स्टेट देखिए, वो उसमें अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, वो भी खत्म हो जाएगी, और वो एक अपना मुस्बत रोल इस मुल्क की इकॉनमी में और इस मुल्क की तरक्की में प्ले करने की तरफ माइल हो जाएगा, क्योंकि उसको ये ऐसी बिलोंगिंग लगेगी कि अब इस मुल्क में मेरा भी कुछ शेयर है। ठीक है आरिफ जीवा साहब, जिस तरह हसन बख्शी साहब ने कहा कि बेहतरीन प्लान्स हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी सही डायरेक्शन में जा रही हैं, सर चीज़ें इतनी सिंपल हैं। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे हसन बख्शी साहब का ये कहना है कि बस एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है और मेन बुनियादी रुकावट इसमें ब्यूरोक्रेसी है, वरना हुकूमत की जो तरजीहात हैं, जो डायरेक्शन है, वो बिल्कुल सही समत में गामजन है। आप क्या कहेंगे सर, वाकई में इतना सिंपल मामला है, गवर्नमेंट सही समत में जा रही है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा स्कीम्स बनती रहीं, लेकिन असल रुकावट और मसला एग्जीक्यूशन में आया और अब भी लगता है हुकूमत को वही मसाइल का सामना है। आप क्या समझते हैं, एग्जीक्यूशन इसकी हो पाएगी, पाया तकमील तक ये तमाम तर जो मनसूबा जात हैं वो हो सकेंगे? देखिए मजाक, मैं अभी प्रोग्राम देख रहा हूँ, आपके साथ प्रोग्राम में भी हूँ, और सामने जो है वो आप चैनल पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अपना शबीर फराज साहब और चेयरमैन नया पाकिस्तान जनरल अनवर साहब भी जो है वो अभी बैठे हुए लाइव। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं वो बात वही कर रहे हैं। चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब बैठे हुए आपके साथ। 2013 में यही प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 2013 में दिया, और उस वक्त 5 लाख घरों की बात हुई थी।
और 359 अरब रुपए जो है वो बजट में रखे गए सस्ते घरों के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। ये बात है 2013 की, 2013। साथ साथ शिबली फराज साहब ये भी कह रहे हैं कि तामीराती शोबे से पाकिस्तान की मईशत मुंसलिक है, वो मईशत चलेगी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। अब इस बात को 2 साल प्राइम मिनिस्टर को कहते कहते हो गए। वही जो आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, जैसे हसन ने भी कही कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो कोई इस पैकेज का फायदा नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो 30 दिसंबर की 2020 की प्राइम मिनिस्टर ने परसों बात की है कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, हमारी कमिटमेंट है FATF से। तो जब आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर ये सिर्फ इससे नहीं चलाना है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग से, आपने प्राइवेट सेक्टर को भी चलाना है, आपने दूसरे लोगों को भी चलाना है, बिल्डर डेवलपर्स को भी चलाना है। उनको आप जब अप्रूवल ही नहीं देंगे, जब आप उनके प्रोजेक्ट सील कर देंगे, आप उनके काम बंद कर देंगे, जब सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर करेगी 1 साल पहले कराची में बैठ के कि जी कन्वर्टेड प्लॉट पे जो है वो कोई अप्रूवल नहीं होगी, और आज पिछले 1-1.5 साल से कोई अप्रूवल नहीं दी जा रही। जब आप अप्रूवल नहीं देंगे तो कैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा? इस वक्त कितने अरब रुपए के जो है प्रोजेक्ट रुके हुए हैं इस वक्त कराची के, तो और इस्लामाबाद में सारा काम बंद पड़ा हुआ है। हम यही बार बार कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ लाहौर के लिए जो LDA के लिए जो काम किया है, जो प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लिया है, जो प्राइवेट सेक्टर को इंडेक्ट किया है, जो वहां पे अप्रूवल्स के लिए जो है वो कुछ सिस्टम बनाया गया, वो एक प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे ने किया है। यही चीजें इंप्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में कराची रजिस्ट्री में जो केस पड़ा हुआ है कराची का हाई राइज बिल्डिंग्स का, या अप्रूवल जो रोकी गई है कन्वर्टेड प्लॉट की, उसमें जो है वो अगर फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल लॉ मिनिस्ट्री इंटरवीन नहीं करेगी, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे और ये मसाइल अपनी जगह रहेंगे। और ये जो है ना, ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है इन चीजों को देखो, बुनियादी चीजें हम बता रहे हैं गवर्नमेंट को, हम बुनियादी चीजें बता रहे हैं, ये एक स्टेप आगे की तरफ चल रही है गवर्नमेंट। हम कह रहे हैं पहले बुनियाद मजबूत करें, बुनियादी चीजों को आप ठीक करें। हम 2 साल से इस गवर्नमेंट को यही बात कर रहे हैं कि आप उसकी बुनियाद मजबूत करें, आप लोगों के अप्रूवल का सिलसिला ठीक करें, आप जो है 1 विंडो ऑपरेशन दें, आप जो है वो कल मैं मुशर्रफ साहब की एक वीडियो देख रहा था, 10 साल पुरानी वीडियो, उसमें मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल 10 साल पहले ये बात की कि इदारों के अंदर जो है वो 10% करप्ट लोग हैं, 10% जो है वो नॉन करप्ट लोग हैं, 80% जो है वो दोनों तरफ है। तो उस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। वो जो बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह रहे हैं, जो 10 साल पहले या 12 साल पहले मुशर्रफ साहब ने भी कही कि कांटेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट खत्म करना पड़ेगा। हमारा कांटेक्ट नहीं होना चाहिए किसी इदारे में, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दुनिया के अंदर 20 सालों से कोरियर से अप्रूवल हो रही हैं, ऑनलाइन अप्रूवल्स हो रही हैं, तो इस पाकिस्तान में क्या मुश्किल है? आपके पास अगर ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, आप कोरियर से अप्रूवल दें। आप क्यों हमें मजबूर करते हैं कि हम किसी इदारे के अंदर जाएं और वहां पे किसी पर्सन से कांटेक्ट करें और फिर जो है वो मामलात जो है वो खराब हो और प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स ना हो? ये बहुत जरूरी है कि इन चीजों पे, बुनियादी चीजों पे काम करने की गवर्नमेंट को जरूरत है। और कोई उसमें हम बिल्कुल जानते हैं कि 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट में जो है वो हाउसिंग का शुबा जो है सिंध गवर्नमेंट के पास है, लेकिन बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट के पास है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बार बार कह चुके हैं कि हम जो है राब्ते में, लेकिन राब्ते में हम तो वो चीज नहीं मांग रहे। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप जो सिंध गवर्नमेंट से आप अपने पास ले लें सारे इख्तियारात हाउसिंग सेक्टर के। आप अगर अमेंडमेंट कर सकते हैं करें, लेकिन आप जो है वो कम अज कम उनके साथ बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस शोबे की बेहतरी के लिए कोई ना कोई कानून तो ऐसा बनाए कि जो हमें भी काबिल कबूल हो, गवर्नमेंट के लिए भी जो है वो बेहतर हो, प्रोविंस के लिए और फेडरल दोनों के लिए जो है वो काबिल कबूल हो। हम ये चाहते हैं कि कम अज कम 1 साल हमें नहीं लगे, हमें 1 माह के अंदर 45 डेज के अंदर अप्रूवल्स मिल जाएं। और जैसे लाहौर में जो है वो अभी इन्होंने शुरू किया है, NOC का तो सिस्टम ही खत्म कर दिया उन्होंने। वो LOP पे आपको जो है वो लॉन्चिंग की अप्रूवल देते हैं, कंस्ट्रक्शन की स्ट्रक्चर अप्रूवल पे आपको दे देते हैं।
दुनिया में यही चल रहा है, तमाम लोग प्राइवेट सेक्टर से लिए गए हैं। ठीक है आरिफ साहब आप साथ ही रहिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी तरजीहात में सरे फहरिस्त हाउसिंग स्कीम है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, और वो बहुत संजीदा है। इसका मकसद यही है कि जो एक आम आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, उसको छत मिल सके, वो अपनी छत के तले बाइज़्ज़त और बावकार ज़िंदगी गुजार सके। और उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक तमाम लोगों को ये पेशकश है कि वो मकान अगर ख़रीदना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो उनके ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे और वो इस पेशकश का भरपूर फ़ायदा उठाएं, इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। प्रोग्राम को दोबारा आगे बढ़ाते हैं और मोहसिन शेखानी साहब चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब मैं ये सवाल करूँगा। मोहसिन साहब, जिस तरह अभी ख़ास तौर पे लेफ्टिनेंट साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत संजीदा हैं और हमारी तरजीहात में सरे फहरिस्त तरजीहात जो है, सरे फहरिस्त जो हमारी तरजीह है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ताकि गरीब आदमी को उसका घर मिल सके। आप सर क्या समझते हैं, अब तक हुकूमत संजीदा तो है लेकिन उसका जो मैकेनिज़्म है, जो उसकी पॉलिसी है या जो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, उस मामले में हुकूमत की जो समत है वो सही है? इस बारे में क्या कमेंट करेंगे आप? मेरा ख्याल है कि संजीदा तो है और प्राइम मिनिस्टर का विजन है, प्राइम मिनिस्टर हर वक्त की बात करते हैं, लेकिन टीम में मैं ये जरूर कहूंगा कि जो स्टेक होल्डर है उनको आप साथ रख के चीजों को डिजाइन करें। हमसे आप बात सुन लेते हैं, हमसे भी सुनते हैं, फिर दूसरों से भी, मतलब आप 10 लोगों से जब बात सुनते हैं तो आप डिफरेंट माइंड में होते हैं। जो साइड पे जो ऑन ग्राउंड लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके प्रॉब्लम्स को डे टू डे बेसिस पे आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको डे टू डे बेसिस पे हर प्रोविंस का एक डिफरेंट इश्यूज है, हर सिटी का एक डिफरेंट इशू है, उन सब को हमें एड्रेस करने की जरूरत है। और उन स्टेक होल्डर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनको कम से कम सुन के और उसी वक्त उसको हमें रिजल्ट देने की जरूरत है। और जहां प्रॉब्लम आ रहे हैं लैंड्स के, जहां पे 2 नंबर लोग है या गलत हाउसिंग स्कीम है या इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए भी बहुत सख्त लॉ होना चाहिए। इसलिए कि उसमें गवर्नमेंट के इदारे भी मिले हुए होते हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट का इदारा ना हो तो वो बन ही नहीं सकता। हमारी पुलिस से लेके हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेस के जितने रेवेन्यू दफ्तर है और हमारे अप्रूवल अथॉरिटीज है, सब जब तक एक उन सबकी नजरों में होता है तो हमें पहले दिन से इन चीजों को रोकना है। हमने इनको कहा था कि एक आप फॉरम करें कि बाबाद का मेंबर होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, ताकि कोई तो उसकी जिम्मेदारी ले। एक इदारा हम खुद उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। हम चाह रहे हैं कि हमारे मेंबर हो, कम से कम हम उनको ले जाके चीजों को, लोगों के साथ कोई ऐसे हादसा ना हो। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो आपका लोगों को जो बुकिंग करा लेते हैं सस्ते के चक्कर में, वो परेशान ना हो, चीजें आपको ऑन ग्राउंड एक्चुअल मिले, ताकि जो टर्म्स एंड कंडीशन हो उसके तहत आपको वो चीज डिलीवर हो सके। ऐसा ना हो कि बेचारे अपने पैसे भी खो दे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आरिफ भाई ने भी कहा, अभी हसन भाई भी यही कह रहे हैं, हसन भाई का एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू चले आ रहे हैं। आरिफ भाई ऑन ग्राउंड इस्लामाबाद में है, प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, 2 साल तक सीडीए से प्रोजेक्ट पास नहीं होता। सीडीए में आज 2 साल हो गए, मिनिस्ट्री है, कोई हम प्रोसीजर नहीं बना सक रहे। तो ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जब तक क्लियर पॉलिसीज नहीं आप देंगे, आपको एंड लेवल पे जिसके भी जो काम रुके हुए हैं उस कामों को आपको निकालना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा क्यों रुका हुआ है। 2 साल 3 साल से बिल्डिंगें बनी है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को चीज नहीं मिल रही, प्रोजेक्ट सील है। एक प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में कोर्ट कहती है सही है, वही प्रोजेक्ट कराची में है तो गलत है। तो ये कैसे होगा? पूरे पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, पूरे पाकिस्तान की चीजें, तो हमें सब चीजों को लेके चलना है। और एक रेगुलाइज होता है और दूसरा रेगुलाइज नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं पॉलिसी डिजाइन करनी है। इनको सबसे पहले, जैसे इस्लामाबाद में इन्होंने कहा, रेगुलाइजेशन पॉलिसी पूरे पाकिस्तान में एक लाइन ड्रॉप करें, चीजें आगे लेके चले, डे टू डे बेसिस पे चीजें लेके चलनी है। ठीक है, सही है। अच्छा हसन बख्शी साहब, सर जिस तरह अभी मोहसिन शेखानी साहब ने भी कहा कि कंफ्यूजन है, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं, लेकिन सर मेरा आपसे सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन सर जब मुझे एक सूरत हाल का सामना है, गैर यकीनी सूरत हाल है, मुझे लगता है कि मुझे ख़दशा है कि मैं अगर पाकिस्तान में इस जगह पर इन्वेस्ट करूँगा तो मेरी रकम बाउंड हो सकती है और उसके बाद पता नहीं है वो मंसूबा आगे चले या ना चले। वो सोसाइटी जहाँ पे मैं अपनी ये ज़मीन या लैंड जो है मैं एक्वायर करना चाह रहा हूँ,
वो सही है, कानूनी है या गैर कानूनी है। तो पाकिस्तान में इस तरह के बेशुमार खदशात हैं, लोगों की जमा पूंजी जो है सर वो उजड़ चुकी है, वो इसकी नज़र हो चुकी है। जिन लोगों ने अपनी रिटायरमेंट के बाद पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था वो हमारे सामने आए रोज़ ऐसे केसेस आते हैं। तो सर इन खदशात को कैसे दूर किया जा सकेगा? कोई कानूनी मैकेनिज्म है कि नहीं हमारे मुल्क में इस बारे में? हसन बख्शी साहब, हसन बख्शी साहब गालिबन हमारे साथ नहीं है। अगर मोहसिन शेखानी साहब हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो मोहसिन साहब यही सर सवाल मैं आपसे करूंगा। नहीं, बिल्कुल हमें लोगों को इनकी जो जमा पूंजी है उसमें जो भी फ्रॉड या ऐसे लोग हैं उनको नहीं होना चाहिए। उन इदारों को एक्शन करना चाहिए, उन इदारों में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हम लोग सिर्फ लोगों को निकाल देते हैं, लोगों के तो पैसे डूब जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो इनको बहुत सिक्योर करने की जरूरत है। हम इसीलिए कह रहे थे, मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर एक अम्ब्रेला के अंदर सब लोग होंगे तो आसानी होगी। जब आबाद के मेंबर्स होंगे ऑल ओवर पाकिस्तान जो पब्लिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो पब्लिक से पैसे ले रहे हैं, तो उसके लिए आबाद फिर उनके साथ बैठती होगी। आबाद उस चीजों को डिजाइन करती है जहां प्रॉब्लम होते हैं। तो इदारा जब होता है तो गवर्नमेंट के साथ भी आसानी होती है और आप लोगों को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो यही एक है कि जहां इलीगलिटीज है उसको खत्म होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो वो जो लॉसेस हो रहे हैं वो भी, और जिन्होंने टाइम इतना लगाया है इदारों में बैठ के और नहीं अप्रूव किए और जानबूझ के इसलिए अप्रूव नहीं किए कि पैसे नहीं मिले, तो इन लोगों को कोई ऐसी सजा होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि इसको हटा दें, उनको एंड रिजल्ट दिखाएं कि भाई आपने मुल्क का ये नुकसान किया, ये आप उनके सारी चीजें को पूरा करें, तब जाके ये चीजें होंगी। सजा सिर्फ हम हटा देते हैं, थोड़े दिन के बाद दूसरी गवर्नमेंट या दूसरी जगह से वापस लग जाते हैं, वही लोग लग जाते हैं, वही स्पीड मनी, वही पैसा। तो सिस्टम बेहतर करेंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे, लोगों से कांटेक्ट नहीं होगा तो ये चीजें बेहतर होगी, ताकि आपके पास भी किसी को आने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन पोजीशन हो, उसको गवर्नमेंट ऑन करे। गवर्नमेंट तो अपनी रजिस्ट्रियां भी ऑन नहीं करती, एक रजिस्ट्री हो जाती है, उस पर भी दो चीजें हो जाती है। तो टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप टाइटल को खुद गवर्नमेंट जिसके फीसिस ले रही है, ट्रांसफर कर रही है, रिकॉर्ड ऑफ राइट है, वहां पे भी आके आप दो चार ऑनर खड़े कर देते हैं। तो ये सारी चीजों को बहुत बेहतर करने की जरूरत है, ताकि बैंकों के लिए आसानी हो, बैंक फंड्स करें तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट ना हो जिसमें वो डिले हो जाए। बैंक डरते हैं, तो उसका डर खत्म करना है हमें, चीजों को, अपने सिस्टम को बेहतर करना है ताकि आम लोग। बिल्कुल सर, बैंक भी डरते हैं, लेकिन सर आरिफ जीवा साहब यही सवाल सर मैं आपसे करूंगा। बैंक तो डरते हैं, लेकिन एक आम आदमी है जिसकी सारी उम्र की हलाल की कमाई है और वो कोई जगह खरीदना चाहता है, तो अक्सर ऐसा होता है वो ऐसी जगह पर ख़रीदता है, उसको फाइल्स दे दी जाती हैं और वो रकम अदा कर देता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी जगह सिरे से ज़मीन पर ही मौजूद नहीं है और जिस सोसाइटी को उसने पैसे दिए हैं वो सोसाइटी तो अभी जगह खुद एक्वायर करी, उसके बाद वो जो है आगे फर्दर अपना प्रोसेस करती है। साल हाँ साल बीत जाते हैं, आवाम की जो रकम है वो बाउंड होकर रह जाती है। तो सर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, इसको दूर करना बतौर स्टेक होल्डर आप लोगों की भी जिम्मेदारी है और आप लोगों का भी इसमें किरदार है। देखिए, हम यही बात कर रहे हैं ना, हम पहले दिन से की बात कर रहे हैं, हमेशा ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये चेक करना हो कि अगर कोई बिल्टअप प्रॉपर्टी है या कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही, या कोई सोसाइटी है वो अगर कोई अनाउंस करता है तो उसने आया एनओसी या प्रोसेस अपना पूरा एलओपी पास करवाया या नहीं करवाया, या बगैर कोई जमीन के ही वो बेच रहा है। गवर्नमेंट का काम जो है वो सिर्फ ये होना चाहिए कि कंट्रोल करे चीजों को। गवर्नमेंट का काम जो है वो ये प्राइवेट सेक्टर का दुनिया में काम हो गया। तमाम प्राइवेट सेक्टर जो है अप्रूवल प्रोसेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया है, ताकि उसमें जो है वो कोई गलत काम ना हो, और जो ओवरसी करना है या उसको जो कंट्रोल करना है वो गवर्नमेंट के हाथ। ये पूरी दुनिया में अभी ये सिस्टम आ गया। हम यही हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी का भी जो है वो इतनी सेफ्टी होनी चाहिए जितनी एक बिल्डर की होनी चाहिए। मैं थोड़ी आपसे बात करना चाहूंगा, अभी जो आपने ऑडियो क्लिप सुनाई मुझे जनरल साहब की, जो मैंने शुरू में बात की थी, आपकी 3 मिनट की ऑडियो क्लिप में उन्होंने एक बात की, मेरे सवाल का जवाब जो है उसी में आ गया। देखिए, उन्होंने एक बात की कि हम जो है वो इनकम का क्राइटेरिया पूरा होने पर जो है वो लोन इशू होगा उनको, उस आदमी का इनकम का क्राइटेरिया पूरा होगा
तो फिर लोन इशू होगा। अब आप कहते हैं कि जी हम 15 दिन के बाद जो है वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या 1 महीने या 2 महीने बाद प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो आप जब एक आदमी को बगैर क्राइटेरिया सेट किए हुए आप उसको जो है वो एक घर दे देंगे 15 लाख का या 17 लाख का या 20 लाख का, और फिर आप उसको 3 लाख रुपए उससे आप देंगे, 2 लाख रुपए वो देगा या 6 लाख, उसके बाद जब लोन का प्रोसेस शुरू होगा और एक आम आदमी को, आप पान वाले को या वैगन ड्राइवर को आप जो है वो ये कहेंगे कि जी आप क्राइटेरिया में पूरे नहीं होते, तो फिर उस आदमी का क्या होगा और उसका ख्वाब का क्या होगा, और उसने जो पेमेंट कहाँ से उसने अपने जेवर बेचे या जो भी किया, कहीं से भी जाहिर है एक गरीब आदमी होगा वो कुछ ना कुछ बेच के गवर्नमेंट ये इस प्रोजेक्ट के अंदर 4-5 लाख रुपए देगा। मैंने आपसे शुरू में यही बात की कि क्राइटेरिया सेट होने चाहिए, एक सिंपल फॉर्म होना चाहिए, उसमें क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि जी लोन मिलेगा तो उसका यही क्राइटेरिया होगा, ताकि वो अपना बुकिंग से पहले या खरीदने से पहले जो है उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, वो उससे पहले डिसाइड होना चाहिए, तमाम चीजें पहले से डिसाइड होनी चाहिए। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, अभी से नहीं, मैं हमेशा से ये बात कर रहा हूं, और आबाद के प्लेटफॉर्म से हमेशा हमने सबसे मिलकर बात की है कि आप बुनियाद मजबूत करें, आप कोई चीज प्रोजेक्ट लाने से पहले उसकी बुनियादी चीजें पूरी करें। ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आने के फौरन बाद जो है वो इस प्रोजेक्ट की नजरें जो है वो पूरे पाकिस्तान के मीडिया की इस प्रोजेक्ट पे नजरें, क्योंकि ये इस दफा जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में इतना हाइप इसको दिया गया है, खुद प्राइम मिनिस्टर ने इसको ऊंचा ले गए कि इसमें अगर जरा सी भी गलती हुई और ये प्रोजेक्ट जो है वो अगर दोबारा फाइलों में रह गया तो इसके लिए जो है बहुत लोगों को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और सवाल बहुत आएंगे मीडिया की तरफ से। ठीक है, सवाल देने पड़ेंगे। सर आप साथ ही रहिएगा, टाइम कम है। आरिफ बख्शी साहब की हसन बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, सर मुख्तसर बताइएगा, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, उसका ये तासुर, उसके खदशात को कैसे दूर किया जा सकता है, उसको किस तरह मेक श्योर किया जा सकता है, अगर वो इस शोबे में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी कोई जगह खरीदना चाहता है, तो वो जगह उसकी सेफ एंड साउंड होगी, उसका पैसा, उसकी रकम डूबेगी नहीं? देखिए, बात यह है कि जिस गरीब आदमी का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो मकान खरीदना चाहता है, कुछ जिम्मेदारी उसकी तरफ भी है। हर बड़े शहर में एनओसी दी जाती है, वो एनओसी वेबसाइट पे मौजूद है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लाहौर में एलडीए, इस्लामाबाद में सीडीए। तो मैं हर वो आदमी को जो 5 लाख 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का मकान या प्लॉट खरीदना चाहता है, अपनी मेहनत की आमदनी खर्च करना चाहता है, लगाना चाहता है उस पे, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वेबसाइट पे जाए, देखे उसकी एनओसी मौजूद है कि नहीं, डिपार्टमेंट से उस बिल्डर ने, उस डेवलपर ने एनओसी ली है या नहीं, और अगर ली है तो इन्वेस्ट करे, अगर नहीं उसकी एनओसी नहीं ली गई है तो बराए मेहरबानी, चाहे वो हसन बख्शी का प्रोजेक्ट हो, मोहसिन शिखानी का हो या आरिफ जीवा साहब का हो, उस पे प्लॉट ना लें। इसमें दो राय नहीं है, ये बहुत आसान है। ये हम सबने देखिए ड्यू डिलिजेंस करना है। ठीक है, सबने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। सर एक बात में और थोड़ी मुख्तसर सर, प्लीज मुख्तसर। हाँ, ये जो भी आरिफ भाई ने बात की कि जिसको मकान मिलेगा वो लोन के लिए क्वालिफाई होगा या नहीं, 20 लाख लोग एनलिस्ट हो गए हैं, उसमें से जो लोग बैंक के लिए प्री क्वालिफाई होंगे उन्हीं को मकान अलॉट किया जाएगा, ताकि बाद में, जैसे बिल्कुल आरिफ भाई ने कहा, कोई सस्पेंस, कोई परेशानी और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो। ठीक है मोहसिन साहब, सर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मुख्तसर कमेंट कीजिएगा, आप क्या देख रहे हैं इस सनत का, इस इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या है? आपको हुकूमत की तरजीहात को सामने रखते हुए, हुकूमत के विजन को सामने रखते हुए, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसका? ये वो सनत है जो पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट सनत होती है। एलाइड इंडस्ट्री, इससे 40 से 72 इंडस्ट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली चलती है, इससे जॉब क्रिएशन होता है, कच्ची आबादियां खत्म होती है। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर इस पे तवज्जो जो दे रहे प्राइम मिनिस्टर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को अगर कर देते हैं तो मैं समझता हूँ इकोनॉमी का साइज, आपका जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो डबल से ज्यादा हो जाएगा। जो आपको इस वक्त इस मुल्क की जरूरत है इकोनॉमी के साइज को बड़ा करने की, आपकी जीडीपी को बढ़ाने की, और आम पब्लिक को घर मिलने की एक इम्पोर्टेंस ही है कि ताकि आने वाले लोग जो कच्ची आबादियां स्लम्स ना बनाए, ना रहे, और ये मुल्क आगे की तरफ चले और आपकी जीडीपी इंप्रूव करे, और आप इसको फैसिलिटेट करेंगे। टैक्स नहीं ले रहे लेकिन आपका पूरा मुल्क चलेगा, आपको हर जगह से टैक्स दे रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यकीनन ये इंडस्ट्री चलेगी, पूरा मुल्क चलेगा, और अगर मुल्क चलेगा तो मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करेगी और हमारा मुल्क मुआशी लिहाज से मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया मोनी साहब, आरिफ यूनुस जीवा साहब और हसन बख्शी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि हमारी भी दुआ है और यकीनन हम सबकी ये ख्वाहिश है कि जो भी पाकिस्तानी एक छत और एक घर का हसूल देखना चाहता है, अपना एक बाइज़्ज़त बावकार ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वो ये लाजमी देखें और ये प्लान बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।